फिर मैंने अपने जगह भी खो दी और वह मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि ऑफिस में हुए बदलाव की वजह से। और फिर मैंने इसे छुआ। जल्द ही जल्द ही 1.5 साल हो गए, जब हम कई भटकने और मुसीबतों के बाद आखिरकार इस शानदार राजधानी में पहुंचे थे। तो अनगिनत स्मारकों से हुई साजिश साजिश हुई। यहाँ मुझे एक मिली और मैंने इसे फिर से खो दिया। समझे? इस बार यह मेरी अपनी गलती थी कि मैंने इसे खो दिया, क्योंकि मेरी कमजोरी बाहर आ गई थी। अब हमारे पास अमालिया फ्योदोरनवा लिपेवेट्सेल के यहाँ एक कमरे का हिस्सा है, और हम किस पर रहते हैं और किससे किराया देते हैं मैं नहीं कह सकता। हमारे अलावा वहाँ बहुत से लोग रहते हैं। गंदगी और अव्यवस्था, एक पूरा बेडलैम। हाँ, हम और इस बीच मेरी पहली पत्नी से हुई बेटी बड़ी हो गई, और मेरी बेटी को अपनी सौतेली माँ से बड़े होने के दौरान जो कुछ सहना पड़ा, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। क्योंकि हालांकि कैतरीना इवानोना उदार भावनाओं से भरी है, वह एक जिंदा दिल औरत है, चिड़चिड़ी और गुस्सेल है। हाँ, लेकिन इस बात लेकिन इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है सोनिया। जैसा कि आप सोच सकते हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, पर 4 साल पहले मैंने उसे ज्योग्राफी और यूनिवर्सल हिस्ट्री का कोर्स करने की कोशिश की थी। क्योंकि मैं खुद उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा नहीं था, और हमारे पास कोई सही किताब नहीं थी, और जो किताबें थी हम वैसे भी अब हमारे पास वे नहीं हैं। इसलिए हमारी सारी पढ़ाई खत्म हो गई। हम प्रेशिया के साइरस में रुके। जब से वह समझदार हुई, उसने रोमांटिक सोच वाली दूसरी किताबें पढ़ी, और हाल ही में उसने मिस्टर लेबेज़ियातनिकोव से मिली हुई एक पुस्तक किताब, लुईस की फिजियोलॉजी। क्या आप इसे जानते हैं? बहुत दिलचस्पी से पढ़ी, और हमें उसके कुछ हिस्से भी सुनाए थे, और यही उसकी पूरी पढ़ाई थी। और अब मैं आपसे बात करने की हिम्मत कर सकता हूँ आदरणीय सर। अपनी तरफ से एक प्राइवेट सवाल के साथ जवाब दें। क्या आपको लगता है कि एक इज्जतदार गरीब लड़की ईमानदारी से काम करके इतना कमा सकती है? अगर वह इज्जतदार है और उसमें कोई खास टैलेंट नहीं है, तो वह दिन में 15 पैसे भी नहीं कमा सकती, और वह भी बिना एक पल के अपना काम छोड़े। तो अगर सिविल काउंटर इवान इवानिच क्लोप स्ट्रोक ने, क्या आपने उसके बारे में सुना है? आज तक उसे उन आधा दर्जन लिनन शर्ट के पैसे नहीं दिए गए जो उसने उसके लिए बनाई थी, और उसे बुरी तरह से भगा दिया, पैर पटकते हुए और गाली देते हुए। यह बहाना बनाकर कि शर्ट के कॉलर पैटर्न के हिसाब से नहीं बने थे और टेढ़े मेढ़े थे, और छोटे बच्चे भूखे हैं। और कैटरीना इवोनवाना इधर उधर घूम रही है और अपने हाथ मल रही है। उसके गाल लाल हो गए हैं, जैसा कि उसे उस बीमारी में हमेशा होता है। तुम यहाँ हमारे साथ रहती हो, वह कहती है, तुम खाती पीती हो और तुम्हें गर्म रखा जाता है, और तुम मदद के लिए कुछ नहीं करती, और उसे कितना कुछ खाने पीने को मिलता है। जब 3 दिनों से छोटे बच्चों के लिए एक टुकड़ा भी नहीं होता। मैं उस समय झूठ बोल रहा था। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं नशे में लेटा हुआ था, और मैंने अपनी सोनिया को बोलते हुए सुना। वह एक प्यारी सी लड़की थी है, जिसकी आवाज़ हल्की है, गोरे बाल और बहुत पीला पतला सा चेहरा। उसने कहा, कैटरीना इवोनवना, क्या मैं सच में ऐसा कुछ करूंगी? और डायरिया फ्रांसोवना, जो एक बुरे कैरेक्टर और पुलिस में बहुत जानी मानी औरत थी, उसने 2-3 बार मकान मालकिन के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश की थी। और क्यों नहीं? कैटरीना इवोनवना ने इवानोवना इवानोव इवानोवना ने मजाक उड़ाते हुए, तुम बहुत कीमती हो, इससे इतना सावधान रहना चाहिए। लेकिन उसे दोष मत दो आदरणीय सर, उसे दोष मत दो। जब वह बोल रही थी तो वह होश में नहीं थी, बल्कि अपनी बीमारी और भूखे बच्चों के रोने से परेशान हो गई। और यह बात उसे किसी और चीज से ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए कही गई थी, क्योंकि कैटरीना इवानोवना का यही कैरेक्टर है। और जब बच्चे रोते हैं भूख से भी, तो वह उन्हें तुरंत पीटने लगती है। 6 बजे मैंने देखा कि सोनिया उठी, अपना रुमाल और कैप पहना और कमरे से बाहर चली गई, और करीब 9 बजे वह वापस आई। वह सीधे कैटरीना इवोनवना के पास गई और उसने
चुपचाप उसके सामने टेबल पर 30 रूबल रख दिए। उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस हमारी बड़ी हरी ड्रेप डे डेम्स शॉल, हमारे पास ड्रेप डे डेम्स से बनी एक शॉल है, उठाई और उसे अपने सिर और चेहरे पर डाला और बिस्तर पर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गई। बस उसके छोटे और कंधे और उसका शरीर कांपता रहा और मैं वहीं लेटा रहा पहले की तरह। फिर मैंने देखा कि नौजवान मैंने कैटरीना इवानोवा को उसकी चुप्पी में सोनिया से छोटे से बिस्तर पर जाते हुए, वह पूरी शाम घुटनों के बल सोनिया के पैर चूमते रही और उठाना नहीं चाहती थी। और फिर वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गई, साथ में हाँ। और मैं नशे में लेटा रहा। मार्मेला दो अचानक रुक गया, जैसे उसकी आवाज़ जवाब दे गई हो। फिर उसने जल्दी से अपना गिलास भरा, पिया और गला साफ किया। तब से सर, वह थोड़ी देर रुक कर बोला, तब से एक बुरी घटना की वजह से और बुरे इरादे वाले लोगों की दी गई जानकारी की वजह से, फ्रांस फ्रांसोवना जिसमें डायरिया फ्रांसोवना ने इस बहाने से आगे बढ़कर हिस्सा लिया कि उसके साथ गलत बर्ताव किया गया। तब से मेरी बेटी सोफिया समयोनवा को पीला टिकट लेना पड़ा और इस वजह से वह हमारे साथ नहीं रह पा रही थी, क्योंकि हमारी मकान मालकिन अमालिया फ्योदोरन फ्योदोरनवा फ्योदोरोवना ने इस बारे में नहीं सुना। हालांकि उसने पहले डायरिया फ्रोतोना का साथ दिया था और मिस्टर लेबेजियातनिकोव भी। हम उसके और कैटरीना इवानोवा के बीच सारी परेशानियां सोनिया की वजह से थी। पहले तो वह खुद सोनिया से सुलह करने के लिए था, फिर अचानक वह अपनी इज्जत पर अड़ा रहा। मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसी लड़की के साथ एक ही कमरे में कैसे रह सकता है? और कैटरीना इवोना ने इसे जाने नहीं दिया। वह उसके लिए खड़ी हुई और ऐसा ही हुआ। और सोनिया अब हमारे पास आती, ज़्यादातर अंधेरा होने के बाद वह कैटरीना इवोनवाना को दिलासा देती और उसे वह सब देती जो वह दे सकती थी। उसका कपरनाउमो के दर्जी के यहाँ कमरा है और वह उनके साथ रहती है। कपरना कपरनाउमो एक लंगड़ा आदमी है जिसका तालू कटा हुआ और उसके परिवार के लोगों का भी तालू कटा हुआ और उसकी पत्नी का तालू कटा हुआ है। वे सब ही कमरे में रहते हैं और सोनिया का अपना कमरा है जो अलग से बटा हुआ है। हाँ, बहुत गरीब लोग हैं। कभी सभी का तालू कटा हुआ है। हाँ। फिर मैं सुबह उठा और अपने फटे पुराने कपड़े पहने, आसमान की तरफ हाथ उठाए और महामहिम इवान अफानासीचीव के पास गया। महामहिम इवान अफानासीचीव, क्या आप उन्हें नहीं जानते? नहीं, खैर, तो यह भगवान का आदमी जिसे आप नहीं जानते, वह मोम है। भगवान के सामने मोम जैसे मोम पिघलता है। मेरी कहानी सुनकर उनकी आंखें धुंधली हो गई। मार्मेला मार्मेला डोव, तुमने एक बार पहले ही मेरी उम्मीदों को धोखा दिया। मैं तुम्हें एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी पर ले जाऊंगा। यही उन्होंने कहा, याद रखना, उन्होंने कहा। और अब तुम जा सकते हो। अब तुम जा सकते हो जा सकते हो। मैंने उनके पैर की धूली धूली चूमी, फिर सोच में, क्योंकि असल में वे मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। एक राजनेता और मॉडर्न पॉलिटिकल और समझदार विचारों वाले इंसान के नाते मैं घर लौट आया और जब मैंने बताया कि मुझे वापस से सर्विस में ले लिया गया है और मुझे सैलरी मिलेगी, तो हे भगवान, क्या हंगामा मच गया। मार्मेलाडो फिर से बहुत ज़्यादा जोश में आकर रुक गया। उसी समय शराब के नशे में धुत लोगों का एक पूरा ग्रुप गली के अंदर आया और एंट्री पर किराए के कॉन्स्ट्रिन्या की आवाज़ और 7 साल के बच्चे की फटी हुई आवाज़ द हेमलेट गाते हुए सुनाई दी। कमरा शोर से भर गया था। शराब खाना चलाने वाला और लड़के नए लोगों के साथ बिजी थे। मार्मेलाडो ने नए आए लोगों पर ध्यान न देते हुए अपनी कहानी जारी रखी और अब तक वह कमज़ोर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह और नशे में होता गया और वह और ज़्यादा बातूनी हो गया। हाल ही में हालात संभलने में मिली कामयाबी की याद ने उसे फिर से जिंदा कर दिया और उसके चेहरे पर एक तरह की चमक के रूप में साफ दिख रहा था। रस्कोल्निकोव ध्यान से सुन रहा था। यह 5 हफ्ते पहले की बात है, सर। हाँ, जैसे कि कैटरीना इवोनोवा और सोनिया ने इसके बारे में सुना है। हम पर रहम करो। ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग के राज्य में कदम रख दिया हो। पहले ऐसा होता है, आप जानवर की तरह झूठ बोल सकते हैं, फिर गाली गलौच
गलोच। अब वे पंजों के बल चल रहे थे, बच्चों को चुप करा रहे थे। सिमियोन ज़हारोविच ऑफिस में अपना काम से थक गया, वह आराम कर रहा था। शश। मेरे काम पर जाने से पहले उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और मेरे लिए क्रीम उबाली। वे मेरे लिए असली क्रीम लाने लगे। क्या आप सुन रहे हैं? और उन्होंने एक अच्छे आउटफिट के लिए पैसे कैसे जमा किए? 11 रूबल, 50 कोपेक। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। बूट्स, कॉटन शर्ट, फ्रंट्स बहुत शानदार, एक यूनिफॉर्म में वे सब शानदार स्टाइल में तैयार हुए। 11.5 रूबल में, 11.5 रूबल में। पहली सुबह पहली सुबह जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने देखा कि कैटरीना इवानोवा ने डिनर के लिए 2 कोर्स बनाए थे। सूप और हॉर्स रेडिस के साथ नमकीन मीट, जिसके बारे में हमने तब कभी सोचा भी नहीं था। उसके पास कोई ड्रेस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वह एक ऐसी उठी जैसे किसी विजिट पर जा रही हो। और ऐसा नहीं था कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने बिना कुछ पहने खुद को सजाया था। उसने अपने बाल अच्छे से बनाए थे, किसी तरह का साफ कॉलर, कफ्स लगाए थे, और वहाँ थी बिल्कुल अलग इंसान। वह जवान और ज़्यादा दिखने वाली थी। सोनिया मेरी प्यारी ने सिर्फ पैसे से मदद की थी उस समय के लिए। उन्होंने कहा, मेरा आपसे ज़्यादा बार मिलने आना ठीक नहीं होगा, शायद अंधेरा होने के बाद जब कोई ना दिखे। सुन रहे हो? मैं डिनर के बाद झपकी लेने के लिए लेट गया। और तुम्हें क्या लगता है? हालांकि कैटरीना इवानोना का हमारी मकान मालकिन अमालिया फ्योदोरनवाना ने रो रोबना ने सिर्फ एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, फिर भी वह उसे कॉफ़ी पर बुलाने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। 2 घंटे तक वे बैठे रहे, आपस में फुसफुसाते रहे। समयोन ज़हारोविच अब फिर से सर्विस में है और सैलरी ले रहा, वह कहती है। और वह खुद महामहिम के पास गया और महामहिम खुद उसके पास आए हैं। बाकी सबको इंतज़ार कराया। सबके सामने समयोन ज़हारोविच का हाथ पकड़कर उसे अपने स्टडी रूम में ले गए। सुन रहे हो? जरूर, वह कहता है। सम्बियोन ज़हारोविच तुम्हारी पहली सर्विस को याद करते हुए कहता है, और तुम्हारी उस बेवकूफ़ी भरी कमजोरी की आदत के बावजूद क्योंकि तुम अब वादा करते हो, और इसके अलावा तुम्हारे बिना हमारा बहुत काम खराब चल रहा है। सुन रहे हो? और इसलिए वह कहता है, मैं अब जेंटलमैन के तौर पर तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ, और यह सब मैं तुम्हें बता दूँ, और बस अपने लिए बनाया है, और सिर्फ बेवजह से कि बिगाड़ने के लिए नहीं। वह खुद यह सब मानती है और वह अपनी कल्पनाओं में खुद को खुश करती है। मेरी बात पर वह करती है, और मैं इसके लिए उसे दोषी नहीं मानता। नहीं, मैं उसे दोषी नहीं मानता। 6 दिन पहले जब मैं उसके लिए अपनी पहली पूरी कमाई लाया, कुल मिलाकर 23 रूबल 40 कोपेक, तो उसने मुझे अपना पोपेट कहा। पोपेट? उसने कहा, मेरा छोटा पोपेट। और जब हम अकेले होते थे तो समझ रहे हो, तुम मुझे सुंदर नहीं समझोगे, तुम मुझे एक पति के रूप में ज़्यादा ज़्यादा नहीं समझोगे, है ना? खैर, उसने मेरे गाल पर चुटकी ली और मेरा छोटा पोपेट, उसने कहा। मार्मिला देव रुका, मुस्कुराने की कोशिश की। अचानक उसकी ठुड्डी फड़कने लगी। फिर भी उसने खुद पर काबू रखा। शराब खाना, उस आदमी का गिरा हुआ रूप, भूसे की नाव में 5 रातें और शराब का बर्तन, और फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए इतना गहरा प्यार। यह सब सुनने वाला हैरान रह गया। रस्कलोनिको ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वह यहाँ आया है। माननीय सर, मार्मिला देव ने खुद को संभालते हुए कहा। ओह सर, शायद यह सब आपको मजाक की बात लग रही होगी, जैसा कि दूसरों को लगता है, और शायद मैं आपको अपने घर की जिंदगी की छोटी छोटी बातों की बेवकूफ़ी से परेशान कर रहा हूँ। लेकिन यह मेरे लिए मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मैं यह सब महसूस कर सकता हूँ। और अपनी ज़िंदगी का वह पूरा शानदार दिन और वह पूरी शाम मैंने पल भर के सपने में बताई है। मैं यह कैसे अरेंज करूँगा, और मैं सभी बच्चों को कैसे कपड़े पहनाऊँगा, और मैं उसे कैसे आराम दूंगा, और मैं अपनी बेटी को इज्जत से कैसे बचाऊंगा, बेइज्जती से कैसे बचाऊंगा, और उसके परिवार में वापस कैसे लाऊंगा, और भी बहुत कुछ। बिल्कुल माफ़ करने लायक सर।
तो ठीक है सर। मार्मिला देव अचानक थोड़ा चौंका, अपना सिर उठाया और अपना सुनने वालों को ध्यान से देखा। ठीक है। उन सभी सपनों के अगले दिन यानी ठीक 5 दिन पहले शाम को एक चालाकी से, जिसे जैसे रात में चोर करता है, मैंने चोरी की। कैटरीना इवानोवना ने उसके बक्से की चाबी ले ली। मेरी कमाई में से जो बचा था वो जितना था मैं भूल गया, और मुझे देखो अब, तुम सब मुझे अब छोड़ो, मुझे मुझे घर छोड़ो। 5वां दिन हो गया है और वे मुझे ढूंढ रहे हैं, और मेरी नौकरी खत्म हो गई है। मेरी यूनिफॉर्म इजिप्शियन ब्रिज पर एक शराब खाने में पड़ी हुई है। मैंने उसे उन कपड़ों के बदले बद मैंने उन कपड़ों से बदल लिया, और जो मैंने पहने हुए हैं उन वह और सब कुछ खत्म हो गया है। मार्मिला देव ने अपने माथे पर मुक्का मारा, दांत बीचे, आंखें बंद की और कोहनी टेबल पर टिकाकर जोर से झुक गया। लेकिन 1 मिनट के बाद उसका चेहरा अचानक बदल गया, और एक तरह की दिखावटी चालाकी और दिखावे के साथ उसने रस्कोल्निकोव की तरफ देखा, हंसा और कहा, आज सुबह मैं सोनिया से मिलने गया था। मैं उसे कुछ लाने के लिए कहा था। हे, तुम नहीं कहते कि तुमने यह दिया। नए आने वालों में से एक चिल्लाया। उसने ये शब्द चिल्लाए और जोर से ठहाका लगाया। यह क्वार्ट उसी के पैसे से खरीदा गया था। मार्मिला देव ने रस्कोल्निकोव से खास तौर पर बात करते हुए कहा। 30 कोपेक उसने मुझे अपने हाथों से दिए। उसके पास जो कुछ भी था, जैसा मैंने देखा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस बिना कुछ कहे मुझे देखा। धरती पर नहीं, बिल्कुल ऊपर। वे आदमियों के लिए दुखी होती हैं, वे रोती है, लेकिन वे उन्हें दोष नहीं देती, लेकिन इससे ज्यादा दुख होता है जब वे दोष नहीं देती, तो ज्यादा दुख होता है। 30 कोपेक, हाँ, और शायद उसे अब उनकी जरूरत है ना? आप सोचते हैं मेरे आप प्यारे सर, अभी के लिए उसे अपना लुक को बनाए रखना होगा। इसमें पैसे लगते हैं। वह खास स्मार्टनेस आप जानते हैं, क्या आप समझते हैं, और पोमेट्स भी हैं। आप देखिए, उसके पास चीज़ें होनी चाहिए। पेटी पैक, स्टार्च वाले जूते, सच में शानदार हो वाले, ताकि जब उसे किसी पोखर पर कदम रखना हो तो वह अपना पैर दिखा सके। क्या आप समझते हैं सर? क्या आप समझते हैं कि उस सारी स्मार्टनेस का मतलब क्या है? और यहाँ मैं उसका अपना पिता, यहाँ मैंने उस पैसे में से 30 कोपेक का एक ड्रिंक के लिए ले लिए, और मैं पी रहा हूँ इसे, और मैं इसे पी ही चुका हूँ। आओ, मेरे जैसा आदमी पर कौन दया करेगा? एह, क्या आपको मेरे लिए खेद है महोदय या नहीं? क्या आपको मेरे लिए खेद है महोदय या नहीं? मुझे बताओ महोदय, क्या आपको खेद है या नहीं? हे। वह अपना गिलास भर लेता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं बचा। बर्तन खाली था। तुम पर दया क्यों की जाए? शराब खाने का मालिक चिल्लाया, जो फिर से उनके पास खड़ा था। इसके बाद हंसी की आवाजें आई और कस्में भी खाई गई। हंसी और कस्में उन लोगों की तरफ से आई जो सुन रहे थे, और उन लोगों की तरफ से भी जिन्होंने सुना था। कुछ सुना नहीं था, बस उस सरकारी क्लर्क को देख रहे थे जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। दया के लायक दया के लायक मुझ पर दया क्यों की जाए? मार्मिला देव अचानक हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, मानो वह इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। तुम कहते हो मुझ पर दया क्यों की जाए? हाँ, मुझ पर दया करने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सूली पर चढ़ा देना चाहिए या दया नहीं करनी चाहिए? मुझे सूली पर चढ़ा दो। हे जज, मुझे सूली पर चढ़ा दो, लेकिन मुझ पर दया करो, और फिर मैं खुद सूली पर चढ़ने जाऊंगा, क्योंकि मैं मौज मस्ती नहीं, बल्कि आंसू और तकलीफ चाहता हूँ। तुम जो बेचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह पिंट मुझे मीठा लगेगा? मैंने तो इसकी तह में आंसू और तकलीफ ढूंढी है, और उसे पी लिया, और उसे पा लिया, और मैंने उसका स्वाद चखा है। लेकिन वह हम पर दया करेगा जिसने सब इंसानों पर दया की है, जिसने सब इंसानों पर सब चीज़ों को समझा है। वही एक चीज़ है, वही जज भी है। उस दिन आएगा और पूछेगा, वह बेटी कहाँ है? और उसने अपनी सूली पर तपेदिक सौतेली माँ और दूसरे के छोटे बच्चों के लिए खुद को दे दिया। वह बेटी कहाँ है? उसने गंदे शराबी और अपने दुनियावी पिता पर बिना डरे दया की उसके जानवरपन से। और वह करेगा। मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे एक बार पहले ही माफ कर दिया है। मैंने तुम्हें एक बार माफ कर दिया है।
तुम्हारे बहुत सारे पाप माफ हो गए हैं क्योंकि तुमने बहुत प्यार किया है, और वह मेरी सोनिया को माफ कर देगा। वह माफ करेगा, और मुझे पता है कि मैंने इसे अपने दिल से महसूस किया है, जबकि जब मैं अभी उसके साथ था। और वह इंसाफ करेगा और माफ कर देगा, अच्छे और बुरे, समझदार और नरम। और जब वह सबसे निपट लेगा तो वह हमें बुलाएगा। तुम भी बाहर तुम भी बाहर आओ, वह कहेगा। आगे आओ शराबियों, आगे आओ। हे कमजोरों, आगे आओ। हे शर्म के बच्चों। और हम सब बिना शर्म के बाहर आएंगे और उसके सामने खड़े होंगे। और वह हमसे कहेगा, तुम सूअर हो, जानवर की शक्ल में बने हो और उसके निशान के साथ हैं, लेकिन तुम अभी आओ। और समझदार लोग कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तुम इन लोगों को क्यों अपनाते हो? और वह कहेगा, इसलिए मैं इन्हें अपनाता हूँ, हे समझदारों। इसलिए मैं उन्हें अपनाता हूँ, हे समझदारों, कि उनमें से किसी ने भी खुद को उसके लायक नहीं समझा। और वह हमारे सामने अपने हाथ फैलाएगा और हम उसके सामने गिरेंगे और हम रोएंगे और हम सब कुछ समझ जाएंगे। जब तब हम सब कुछ समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे कैटरीना इवोनोवा भी समझ जाएगी। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा राज्य आए। और वह थका हुआ और बेबस होकर बेंच पर बैठ गया, किसी को नहीं देखा। और ऐसा लग रहा था कि उसे अपने आसपास की कोई परवाह नहीं थी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी बातों बातों ने खास असर डाला था। वह एक पल की शांति छा गई, और वह जल्द ही फिर हंसी से उसने कस्में सुनाई देने लगी। यह उसकी धारणा है, खुद को बेवकूफ़ बना लिया, वह एक अच्छा क्लर्क है। और आगे चलिए सर, मार्मेला देव ने एक साथ उठकर रसकुलोनिकोव से कहा, मेरे साथ चलो। कोजेल के घर आंगन में देखते हुए, मैं कैटरीना इवानोवा के पास जा रहा हूँ, अब मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए। रसकुलोनिकोव कुछ समय से जाना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था। मार्मेला देव बोलने से ज्यादा अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था और उस जवान आदमी पर जोर से झुका हुआ था। उन्हें अभी 200-300 कदम चलना था, और जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचे, शराबी आदमी और ज्यादा परेशान और उलझन में होता जा रहा था। अब मुझे कैटरीना इवानोवा से डर नहीं लग रहा था। वह गुस्से में बुदबुदाया, और इस बात से कि वह मेरे बाल खींचने लगेगी। मेरे बालों से क्या फर्क पड़ता है? मेरे बालों की परवाह करो, यही तो मैं कह रहा हूँ। सच में, अगर वह मेरे बाल खींचने लगे तो बेहतर होगा। मुझे इससे डर नहीं लग रहा, मुझे उसकी आंखों से डर लग रहा। हाँ, उसकी आंखों से। उसके गालों की लाली भी मुझे डराती है, और उसकी सांस भी। क्या आपने ध्यान दिया है उस बीमारी में लोग कैसे सांस लेते हैं जब वे एक्साइटेड होते हैं? मुझे बच्चों के रोने से भी डर लगता है, क्योंकि अगर मुझे मुझे बच्चों के रोने से भी डर लगता है, क्योंकि अगर सोनिया उनके लिए खाना नहीं दी लिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मार मार से डर नहीं लगता। जान लीजिए सर, कि ऐसी मार कि ये मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, बल्कि एक मज़ा है। असल में मैं इनके इसके बिना रह नहीं सकता। यह बेहतर है। मुझे उसे मुझे मारने दो, इससे उसका दिल को राहत मिलेगी। यह अच्छा है सर, यह घर है, कोजेल का घर। कैबिनेट बनाने वाला एक जर्मन अमीर, रास्ता दिखाओ। वे यार्ड के अंदर गए और चौथी मंजिल पर चढ़ गए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, सीढ़ियों पर अंधेरा होता गया। लगभग 11 बज रहे थे, और हालांकि पीटर्सबर्ग से गर्मियों में असली रात नहीं होती थी, फिर भी सीढ़ियों को काफी अंधेरा था। सीढ़ियों के सबसे ऊपर का एक गंदा सा छोटा सा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। करीब 10 कदम लंबा एक बहुत ही खराब दिखने वाला कमरा, मोमबत्ती की रोशनी से रोशन दरवाजे से पूरा कमरा दिख रहा था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। हर तरह के फटे पुराने कपड़े बिखरे बिखरे थे, खासकर बच्चों के कपड़े। सबसे दूर वाले कोने में एक फटी हुई चादर बिछी थी, शायद उसके पीछे बिस्तर था। कमरे में 2 कुर्सियां और अमेरिकन लेदर से ढके एक सोफे के अलावा कुछ नहीं था। उसमें छेद थे, जिसके सामने एक पुरानी किचन टेबल थी जिस पर पेंट नहीं था और जो खुली हुई थी। टेबल के किनारों पर लोहे की कैंडलस्टिक में सुलगती हुई टैलो कैंडल रखी थी। ऐसा लग रहा था कि परिवार के पास अपना एक कमरा था। कमरे का हिस्सा नहीं, बल्कि उनका कमरा असल में एक रास्ता था दूसरे कमरों, या यूं कहें कि अलमारी, जिनमें अमालिया लिप्पेवेच सेल का फ्लैट बटा हुआ था, का दरवाजा आधा खुला और अंदर चीख पुकार
चीख पुकार, हंगामा और हंसी हो रही थी। लोग वहां ताश का खेल खेल रहे थे और चाय पी रहे थे। समय समय पर बहुत सी बेतुकी बातें निकल रही थी। रस्कोल्निकोव ने कैटरीना इवानोना को तुरंत पहचान लिया, और वह काफी लंबी, दुबली पतली और सुंदर औरत थी। बहुत कमजोर, शानदार, गहरे भूरे बालों वाली और गालों पर लाली थी। वह अपने छोटे से कमरे में इधर उधर टहल रही थी, अपने हाथों को अपनी छाती पर दबाए हुए। उसके होठ सूख गए थे और उसकी सांसें घबराहट से टूट रही थी। उसकी आंखें बुखार की तरह चमक रही थी। वह कठोर स्थिर नजर से चारों ओर देख रही थी, और वह थका हुआ और उत्तेजित चेहरा, जिस पर मोमबत्ती के सिरे की आखिरी टिमटिमाती रोशनी खेल रही थी, वह एक घिनौना असर डाल रही थी। वह रस्कोल्निकोव को लगभग 30 साल की लग रही थी, और निश्चित रूप से मार्मिला देव के लिए एक अजीब पत्नी थी। उसने उन्हें अंदर जाते हुए नहीं सुना था और नहीं देखा था। वह विचारों में खोई हुई लग रही थी, कुछ भी सुन और देख नहीं पा रही थी। कमरा पास था, लेकिन उसने खिड़की नहीं खोली थी। सीढ़ियों में बदबू आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा बंद नहीं था। अंदर के कमरों में तंबाकू के धुएं के बादल उड़ रहे थे। वह खांसती रही, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। सबसे छोटी बच्ची, 6 साल की लड़की लड़की सो रही थी, सोफे पर सोफे पर सिर रखकर फर्श पर सिकुड़कर बैठी थी। 1 साल बड़ा लड़का कोने में खड़ा रो रहा था और कांप रहा था। शायद उसे अभी अभी पीटा गया था। उसके बगल में 9 साल की एक लड़की खड़ी थी, लंबी और पतली। उसने एक पतली और फटी हुई कमीज पहनी हुई थी। उसके नंगे कंधों पर एक पुरानी कश्मीरी कश्मीरी पेलिस डाली हुई थी, जो बहुत बड़ी हो गई थी और मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। उसका हाथ, जो छड़ी कितना पतला था, उसके भाई के गले में था और उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। उससे वह फुसफुसा रही थी, फिर उस और उसे फिर से रोने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस समय उसकी बड़ी गहरी आंखें, जो उसके डरे हुए चेहरे पर जो उसके डरे हुए चेहरे के पतलेपन से और भी बड़ी लग रही थी, अपनी माँ की घबराहट से देख रही थी। मार्मिला देव दरवाजे के अंदर नहीं गया, बल्कि दरवाजे पर ही घुटने के बल बैठ गया और रस्कोल्निकोव को अपने सामने धकेल दिया। एक अजनबी को देखकर औरत बेपरवाह से उसका सामना करना बंद कर देती है, एक पल के लिए होश में आती है और शायद सोचती है कि वह किस लिए आया है। लेकिन साफ तौर पर उसने तय किया कि वह अगले कमरे में जा रहा है, क्योंकि वहां जाने के लिए उसके कमरे में से होकर गुजरना था। उस पर और ध्यान न देते हुए वह बाहर के दरवाजे की तरफ तरफ गई, ताकि उसे बंद कर सके, और दरवाजे पर अपने पति के घुटनों के बल बैठा देखकर अचानक चीख पड़ी। आहा! वह पागलों की तरह चिल्लाई। वह वापस आ गया है, अपराधी, राक्षस। और पैसा कहाँ है? तुम्हारी जेब में क्या है? मुझे दिखाओ। और तुम्हारे कपड़े अलग अलग हैं। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? पैसा कहाँ है? बोलो। और वह उसे ढूंढने लगे। मार्मिला देव ने आज्ञाकारी होकर तलाशी में मदद के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए। वहां एक पैसा नहीं था। पैसे कहाँ हैं? वह चिल्लाई। हम पर रहम करो। क्या क्या उसने सब पी लिया होगा? संदूक में 12 चांदी के रूबल थे, और गुस्से में उसने उसके बाल पकड़े और घसीटते हुए कमरे में ले गई। मार्मिला देव ने घुटने के बल धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी कोशिशों में मदद की। और यह मेरे लिए एक तसल्ली है। इससे मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि यह एक पॉजिटिव तसल्ली है। हो नो रेड सर हो नो रेड सर। उसने अपने बालों से उसे आगे पीछे हिलाते हुए और एक बार अपने माथे से जमीन पर मारते हुए कहा। फर्श पर सोया बच्चा जाग गया और रोने लगा। कोने में बैठा लड़का अपना कंट्रोल खोकर कांपने और चीखने लगा, और बुरी तरह डर के मारे लगभग दौरे की तरह अपनी बहन के पास भागा। सबसे बड़ी लड़की पत्ते की तरह कांप रही थी। उसने सब कुछ उसने सब कुछ पी लिया है, और सब कुछ पी लिया है। बेचारी औरत निराशा में चिल्लाई चिल्लाई और उसके कपड़े भी चले गए हैं, और वे भूखे हैं, भूखे भूखे। और अपना हाथ मरोड़ते हुए उसने बच्चों की ओर इशारा किया। अरे शापित जीवन! और क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह एकाएक रस्कोल्निकोव पर झपटी। शराब खाने से क्या तुम उसके साथ पी रहे थे? तुम भी उसके साथ पी रहे थे? चले जाओ। वह जवान आदमी बिना कुछ बोले तेजी से जा रहा था। अंदर का दरवाजा खुला हुआ था और जिज्ञासु चेहरे उसमें झांक रहे थे। पाइप और सिगरेट लिए
हुए और टोपी पहने हुए बद्दे हंसते हुए चेहरे दरवाजे पर घुस आए। आगे जाकर लोग खुले हुए ड्रेसिंग गाउन पहने पहने और बहुत कम कपड़ों में कुछ के हाथों में कार्ड लिए हुए थे देख रहे थे। उनका खास तौर पर ध्यान तब गया जब मार्मेलादेव उसके बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। चिल्लाया कि यह उसके लिए एक तसल्ली है। वे कमरे में भी आने लगे। आखिर में एक डरावनी तीखी चीख सुनाई दी। वह आमलिया लिपेवेटसेल की थी और खुद उनके बीच से निकल रही थी और अपने तरीके से व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रही थी और 100वीं बार उस बेचारी औरत को गाली गलौज करके डराने की कोशिश कर रही थी। और अगले दिन कमरे से निकल जाए। बाहर जाते हुए रस्कोल्निकोव ने अपनी जेब में हाथ डालने, शराब खाने में 2 रूबल के बदले मिले सिक्के निकालने और उन्हें खिड़की पर बिना किसी पता चले रख देने का काम मिला। बाद में सीढ़ियों पर उसने अपना मन बदल लिया और वापस चला गया। मैंने क्या बेवकूफ़ी की, मैंने सोचा। उनके पास सोनिया है चाहिए मुझे खुद चाहिए। लेकिन यह सोचकर कि अब इसे वापस लेना नामुमकिन होगा और वैसे ही वह इसे नहीं लेता, उनके हाथ हिलाकर इसे हटा दिया गया और अपने वापस घर चला गया। सोनिया को भी पोमेंट चाहिए, उसने सड़क पर चिल्लाते हुए कहा और गुस्से में हंसी। ऐसी होशियारी में पैसा लगता है। और शायद सोनिया खुद आज दिवालिया हो जाए, क्योंकि हमेशा एक रिस्क होता है, बड़े शिकार करना, सोना खोदना। फिर कल मेरे पैसों के अलावा उन सब के पास कुछ नहीं बचेगा सोनिया के लिए। वाह, उन्होंने वहां क्या खदान खोदी है और वे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे वे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे इस पर रो चुके हैं और इसके आदी हो चुके हैं। इंसान को हर चीज की आदत हो जाती है। बदमाश, वह सोच में डूब गया। और अगर मैं गलत हूं, वह एक पल सोचने के बाद अचानक चिल्लाया, अगर इंसान सच में बदमाश नहीं है, आमतौर पर इंसान, मेरा मतलब है पूरी इंसानियत, तो बाकी सब भेदभाव बस बनावटी डर है और कोई रुकावट नहीं है और सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अध्याय 3। अध्याय 3। अगले दिन वह टूटी फूटी नींद के बाद देर से उठा, लेकिन उसकी नींद से उसे कोई आराम नहीं मिला। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल था और अपने कमरे को नफरत से देख रहा था। वह लगभग 6 कदम लंबा और छोटा सा कमरा था। वह देखने में गरीब लग रहा था। उसकी दीवारों से धूल भरे पीले कागज उखड़ रहे थे। वह इतना नीच था कि औसत से ज्यादा लंबे कद का आदमी उसमें आराम से नहीं रह सकता। और वह हर पल उसे लगता था कि उसका सिर चित से टकरा जाएगा। फर्नीचर कमरे के हिसाब से था। 3 पुरानी कुर्सियां थी और थोड़ी टूटी फूटी थी। कोने में एक पेंट की मेज रखी थी पेंट की मेज थी जिस पर कुछ म्यू मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें रखी थी। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें रखी थी। उन पर जमी मोटी धूल से पता चल रहा था कि उन्हें बहुत समय से छुआ तक नहीं गया। और एक बेढंगा सोफा काफी लगभग पूरी एक दीवार और कमरे की आधी फर्श की जगह घेरे हुए था। वह कभी चिंट्स से ढका हुआ था, लेकिन अब फटे पुराने कपड़ों में था और रस्कोल्निकोव के बिस्तर का काम आ रहा था। अक्सर वह उस पर वैसे ही सो जाता जैसे वह था, बिना कपड़े उतारे, बिना चादर के, अपने पुराने स्टूडेंट्स ओवरकोट में लिपटा हुआ, एक छोटे से तकिए पर सिर रखकर, जिसके नीचे वह अपने पास मौजूद सारे साफ और गंदे लिनन को तकिए की तरह जमा देता है। सोफे के सामने एक छोटी सी टेबल रखी थी। अव्यवस्था के और निचले स्तर पर पहुंचना मुश्किल होता, लेकिन रस्कोल्निकोव के मन की अभी की हालत में यह बात उसे बिल्कुल ठीक लग रही थी। वह सबसे पूरी तरह से दूर हो गया था, जैसा खोल में बंद कछुआ। और यहाँ तक कि वह एक नौकरानी को देखकर जो उसकी सेवा करती थी और कभी कभी उसके कमरे में झांकती थी, वह घबराहट से तड़प उठता था। वह ऐसी हालत में था जैसा कुछ उन लोगों का होता है जो पूरी तरह से एक ही चीज पर ध्यान लगाए रहते हैं। उसके मकान मालकिन ने पिछले 2 हफ्ते में उसे खाना भेजना छोड़ दिया था और उसने अभी तक उसे बहस करने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उसे अपना खाना नहीं मिला। नस्ताश्या, जो रसोइया और अकेली नौकरानी थी, किराएदार के मूड से काफी खुश थी और उसने झाड़ू लगाना और उसके कमरा ठीक करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह हफ्ते में सिर्फ एक बार उसके पास
आसपास झाड़ू लेकर उसके कमरे में चली जाती थी। वह उन दिनों उसे जगाया। उठो, उठो, तुम सो क्यों रहे हो? उसने उसे आवाज दी। 9 बज गए हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। क्या तुम एक कप लोगे? मुझे लगता है कि तुम बहुत भूखे हो। रस्कोल्निकोव ने अपनी आंखें खोली, चौंका और नस्ताशा नस्ताशा को पहचान लिया। मकान मालकिन से, है ना? उसने सोफे पर बैठते हुए धीरे से और बीमार चेहरे के साथ पूछा। वास्तव में मकान मालकिन की ओर से। उसने उसके सामने अपनी छोट टूटी हुई चायदानी रखी, जिसमें कमजोर और बासी चाय भरी थी, और उसके पास से चीनी के 2 पीले टुकड़े रख दिए। लो नस्ताशा, इसे ले लो, उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, क्योंकि वह अपने कपड़ों में ही सो गया था। और मुट्ठी भर सिक्के निकालते हुए, दौड़ो और मेरे लिए एक रोटी खरीदो, और मेरे लिए पोर्क कसाई की दुकान से एक छोटा सॉसेज सबसे सस्ता ले आओ। मैं अभी मैं अभी तुम्हें ब्रेड ला कर देता हूँ, लेकिन क्या तुम सॉसेज की जगह पत्ता गोभी का सूप नहीं लोगे? वह कल का बढ़िया सूप है। मैंने इसे तुम्हारे लिए कल बचा कर रखा था, लेकिन तुम देर से आए। यह बढ़िया सूप है। जब सूप लाया गया, उसने खाना शुरू किया तो नस्ताशा उसके पास सोफे पर बैठ गई और बातें करने लगी। वह एक देहाती औरत थी और बहुत बातूनी थी। प्रस्कोव्या पावलोवना का मतलब है कि वह आपके बारे में पुलिस से शिकायत करना चाहती है, उसने कहा। उसने मुंह बनाया। पुलिस के पास? वह क्या चाहती है? तुम उसे पैसे नहीं दोगे और वह कमरे से बाहर नहीं जाओगे। वह चाहती है। शैतान, यह तो आखिरी दिन का है। उसने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, यह मुझे अभी ठीक नहीं लगेगा। वह मूर्ख है, उसने जोर से कहा। मैं आज जाकर उससे बात करूंगा। बेवकूफ़ है वो, और इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन अगर तुम इतने चालाक हो तो तुम यहाँ बोरी की तरह क्यों पड़े हो, और तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ नहीं नहीं है? तुम कहते हो एक समय तुम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब आप कुछ क्यों नहीं करते? मैं कर रहा हूँ, रस्कोल्निकोव ने उदास और बेमन से कहा। आप क्या कर रहे हो? काम? किस तरह का काम? मैं सोच रहा हूँ, उसने कुछ देर रुकने के बाद गंभीरता से जवाब दिया। नस्ताशिया को जोर से हंसी आई। उसने उसे हंसने की आदत, और जब भी कोई चीज़ उसे मज़ेदार लगती तो वह धीरे से हंसती, कांपती और हिलती रहती, जब तक कि उसे उल्टी जैसा महसूस न होने लगे। और क्या तुमने अपनी सोच से बहुत पैसा कमाया है? आखिरकार वह बोल पाई। बूट्स के बिना कोई पढ़ाने नहीं जा सकता, और मैं इससे तंग आ गया हूँ। उसने अपनी रोजी रोटी के लिए झगड़ा मत करो। वे लेसन के लिए बहुत कम पैसे देते हैं, और कुछ कोर्प्स का क्या फ़ायदा? उसने बेमन से जवाब दिया, और अपने ही मन की बात कह रहा हो। और आप एक ही बार में सारा धन कमाना चाहते हैं? उसने उसे अजीब तरह से देखा। हाँ, मुझे एक दौलत चाहिए। उसने थोड़ी देर रुकने के बाद दृढ़ता से जवाब दिया। इतना जल्दी मत करो। तुम मुझे डरा देते हो। मैं तुम्हारे लिए रोटी लाऊं या नहीं? आप कृपा आपके जैसा। अरे, मैं तो भूल ही गया। कल जब तुम बाहर थे तो तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई थी, एक पत्र। मेरे लिए? किसका? मैं नहीं बता सकता। मैंने इसके लिए पोस्टमैन को अपने 3 कोपेक दिए थे। क्या तुम मुझे पैसे वापस करोगे? तो फिर उसे मेरे पास ले आओ, भगवान के लिए ले आओ। रस्कोल्निकोव बहुत उत्तेजित होकर चिल्लाए। हे भगवान! 1 मिनट बाद उसके पास चिट्ठी लाई गई। बस यही था, उसकी माँ का, और प्रांत से। उसे लेते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे चिट्ठी मिले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अचानक एक और एहसास ने उसके दिल में चुभन पैदा कर दी। नस्ताशा, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये रहे तुम्हारे 3 कोपेक, लेकिन भगवान के लिए जल्दी करो, जाओ यहाँ से। चिट्ठी उसके हाथ में कांप रही थी। वह उसके सामने उसे खोलना नहीं चाहता था। वह उस इस चिट्ठी के साथ अकेला रहना चाहता था। जब नस्ताशा बाहर चली गई तो उसने उसे जल्दी से अपने होठों से लगाया और चूमा। फिर उसने पते को ध्यान से देखा। छोटी ढलान वाली लिखावट, बहुत प्यारी और जानी पहचानी, या उसकी माँ की, जिसने कभी उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। उसने देर की। उसे किसी बात का डर लग रहा था। आखिर में उसने उसे खोला। वह एक मोटा भारी चिट्ठा चिट्ठा था, जिसका वजन 2 औंस से ज्यादा था। नोट पेपर की 2 बड़ी शीटों पर बहुत छोटी लिखावट थी।
मेरे प्यारे प्यारे रोद्या रोधा, उसकी माँ ने लिखा। 2 महीने हो गए हैं, अब मैंने आखिरी बार तुमसे चिट्ठी से बात की थी। जिससे मैं परेशान हूँ और रात में भी सोच सोच कर जागती रहती हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस चुप्पी के लिए मुझे दोष नहीं दोगे। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम ही हो जिस पर हमें भरोसा करना करना है। दुनिया और मैं तुम्हारे तुम ही हमारे सब कुछ हो, हमारी एक उम्मीद हो, हमारा एक सहारा हो। मुझे कितना दुख हुआ है जब मैंने सुना कि तुमने कुछ महीने पहले यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, क्योंकि तुम्हारे पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे और तुमने अपनी क्लास और अपना दूसरा काम काम भी खो दिया है। मैं अपनी 120 रूबल सालाना पेंशन से तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? जो 15 रूबल मैंने तुम्हें तुम्हारे 4 महीने पहले भेजे थे, वे मैंने, जैसा कि तुम जानते हो, अपनी पेंशन की सिक्योरिटी पर इस शहर की एक व्यापारी वासीला इवानोविच वारुशिन से उधार लिए थे। वह एक नेक दिल आदमी और तुम्हारा पिता का दोस्त भी था। लेकिन उसे पेंशन लेने का एक हक देने के बाद मुझे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह कर्ज नहीं चुका दिया गया, और वह बस अभी अभी हुआ हुआ है। इसलिए मैंने इतने समय से तुम्हें कुछ नहीं भेज पाया, लेकिन अब भगवान का शुक्र है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ और भेज पाऊंगी। और असल में हम अपनी अच्छी किस्मत पर खुद को बधाई बधाई दे सकते हैं, जिसके बारे में मैं तुमसे जल्दी बता बता रही हूँ। सबसे पहले, क्या तुम अंदाजा लगा पाओगे प्यारे रोदा कि तुम्हारी बहन पिछले 6 हफ्तों से मेरे साथ रह रही है और हम भविष्य में अलग नहीं होंगे। भगवान का शुक्र है उसके तकलीफें खत्म हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ क्रम से बताऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सकेगी बताऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सकेगी सब कुछ जैसा हुआ है और हमने अब तक उस तुमसे क्या क्या छिपाया है। जब तुमने मुझे 2 महीने पहले लिखा था कि तुमने सुना है कि दुनिया में स्वीड्री ग्रेलोविस के घर में बहुत कुछ सहना पड़ा। जब तुमने यह लिखा कि और मुझसे सब कुछ बताने के लिए कहा, तो मैं तुम्हें जवाब क्या लिख सकता था? अगर मैंने तुम्हें पूरा सच लिखा होता तो मैं कह सकता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाते, भले ही तुम्हें इतना दूर चलना पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे नेचर और तुम्हारी फीलिंग्स जानता हूँ और तुम अपनी बहन की बेइज्जती नहीं होने देते। मैं खुद से निराश हो गई थी, लेकिन मैं क्या कर सकता थी। और वैसे भी मुझे तब से पूरी सच्चाई नहीं पता थी। यह सब इतना मुश्किल था क्योंकि जब दुनिया उनके परिवार में गवर्नेंस बनी थी तो उसे 100 रूबल से एडवांस में मिले थे, इस शर्त पर कि हर महीने उसकी सैलरी सैलरी का कुछ हिस्सा काटा जाएगा, और इसलिए कर्ज चुकाए बिना यह सब करना नामुमकिन था। यह रकम, अब मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ मेरी प्यारी रोदा। उसने मुख्य रूप से तुम्हें 60 रूपल भेजने के लिए ली थी, जिनकी तुम्हें उस समय बहुत ज़रूरत थी और जो तुम्हें पिछले साल हमसे मिले थे। हमने तब तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन लिख कर कि यह पैसा दुनिया की सेविंग्स से आया, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि क्योंकि भगवान का शुक्र है चीज़ें अचानक बेहतर हो गई हैं और अब तुम जान सकते हो कि दुनिया तुमसे कितना प्यार करती है और उसका दिल कैसा है। शुरू में मिस्टर स्वीड्रिया गाइलोव ने सच में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और टेबल पर बेइज्जती और मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं जानना नहीं चाहता उन सभी दर्दनाक डिटेल्स में, ताकि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो आपको बिना आपको बिना वजह के परेशान न होना पड़े। शॉर्ट्स में मिस्टर स्वी स्वीद्रिगाइलोव की पत्नी मार्फा पेत्रोवना और घर के बाकी सभी लोगों के अच्छे और उदार व्यवहार के बावजूद दुनिया के लिए बहुत मुश्किल समय था, खासकर जब मिस्टर स्वाद्रिगाइलोव अपनी पुरानी आदतों में वापस आ गए थे और बेकस में असर में थे। और आपको क्या लगता है कि बाद में यह सब कैसे समझाया गया? क्या आप यकीन करेंगे कि उस पागल आदमी को शुरू से ही दुनिया से प्यार था, लेकिन उसने बदतमीजी और नफरत के दिखावे के नीचे छिपाया था? शायद वह अपनी उम्र और एक परिवार के पिता होने को दिखाते हुए अपनी ही बेकार उम्मीदों पर शर्मिंदा और डरा हुआ था, और इसी वजह से उसने दुनिया पर गुस्सा आया। और शायद वह अपनी बदतमीजी और मजाक उड़ाने वाले बर्ताव से दूसरों को सच छिपाने की भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन आखिर में उसका सारा कंट्रोल खत्म हो गया और उसने दुनिया को एक खुला और शर्मनाक प्रपोजल दिया। उसे
हर तरह के लालच देने का वादा किया गया। इसके अलावा सब कुछ छोड़कर उसे अपनी दूसरी जायदाद में ले जाने या विदेश में भी जाने का ऑफर दिया। आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी। न सिर्फ पैसों के कर्ज की वजह से, बल्कि मार्फा पेत्रोवना की भावनाओं को बचाने के लिए, जिसका शक बढ़ गया जाता है, उसे तुरंत छोड़ना मुमकिन था। फिर दुनिया परिवार की दरार वजह बनती है और इसका मतलब दुनिया के लिए भी एक भयानक बदनामी होती है। यह तो होना ही था, और कई वजहें थी जिनकी वजह से दुनिया उस भयानक भयानक घर से अगले 6 साल तक भागने की उम्मीद नहीं कर सकती थी।